हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम फिर बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसे अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम बात करें तो मनुष्य के शरीर में जो अंग न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं वो सारे अंग मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अर्थात तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करता है? वो शरीर के वो सारे अंग जो किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अर्थात तंत्रिका तंत्र वैसे हमारे लिए क्या कार्य करता है? शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक सूचनाओं का आदान प्रदान या सूचना पहुंचाने का कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के रूप में हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मनुष्य में के मस्तिष्क और मेरु भाग, ये दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। अर्थात ये हमारा मस्तिष्क है और इससे निकलने वाला जो मेरु भाग है अर्थात स्पाइनल कोड है, ये दोनों मिलके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों का निर्माण करते हैं। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को शामिल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में मनुष्य के शरीर के कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका भाग को शामिल किया जाता है। अर्थात जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है, इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 होती है, 12 जोड़ी होती है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। ये संख्या हमें याद रखनी है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या तो 12 जोड़ी होती है और मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन की संरचना के बारे में, न्यूरॉन की संरचना के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और ये विद्युत आवेग के द्वारा सूचना को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब न्यूरॉन की संरचना के बारे में बात करें हम तो ये चित्र आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं। ये चीज़ें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ये चित्र को जब जूम करते हैं, जूम करने पर हम पाते हैं क्या? सबसे पहले यह हेड वाला पार्ट होता है, इसे हेड वाला पार्ट कहेंगे। ये टेल वाला पार्ट है। सूचनाएं यहाँ से शुरू होती है और सूचनाएं यहाँ तक जाती है, अर्थात सूचनाएं इधर से इधर की तरफ जाती है। सबसे पहले हेड वाला पार्ट की बात करते हैं। तो हेड वाला पार्ट है, उसमें एक केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो आप हरे कलर में बीच में देख सकते हो। और इसके जो क्षेत्र है उसे सेल बॉडी कहेंगे या कोशिका काय कहेंगे। उससे छोटे छोटे तंतु निकले होते हैं, जैसा कि आप ये तंतु निकलते हुए देख रहे हैं। इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डेंड्राइट्स कहते हैं। जो ये कोशिका काय है, कोशिका काय है तो कोशिका काय से एक छोटी सी संरचना निकलती है। उसके शुरू के बिंदु को एक्सोन कहा जाता है। एक्सोन कोशिका एक पतली कोशिका होती है, पतली सी तंतु होती है, जैसा कि आप बीच में देख सकते हैं। इस पतली तंतु के ऊपर एक कवर पाया जाता है जिसे माइलिन कवर या माइलिन आच्छद कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? माइलिन आच्छद कहते हैं। और ये माइलिन आच्छद बीच बीच में कटा हुआ होता है, बीच बीच में से गायब होता है, जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। रेनवियर की नोड कहा जाता है। जो ये एक्सोन है, इसके अंतिम बिंदु पर एक्सोन टर्मिनल पाया जाता है। एक्सोन टर्मिनल से अगले कोशिका के जो डेंड्राइट्स है वो आकर जुड़ते हैं और सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में देखा। ये इस चित्र को आप यदि बार बार बना के देखेंगे तो ये चित्र बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा और परीक्षा में पूछे जाने पर इसको आप आसानी से जवाब को दे पाएंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं तंत्रिका की संरचना। तंत्रिका की संरचना के निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले सोमा साइटोन कोशिका काय, जिसे क्या कहते हैं? सेल बॉडी भी कह सकते हैं। यह न्यूरॉन का सबसे बड़ा और गोलाकार भाग होता है। इसके बीच में केंद्रक होता है और बहुत सारा कोशिका द्रव होता है। इसमें कोशिकाओं की बात करें तो सेंट्रियोल को छोड़ के सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, अर्थात इसमें तारक काय या सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। इसके बाद बात करते हैं डेंड्रोइन या द्रुमाश्म। यह जीव द्रव्य या सोमा से निकली हुई एक शाखा होती है जो उत्तेजना का आदान प्रदान करती है।
अंतिम बिंदु पर एक्सॉन पाया जाता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये एक लंबी धागे के समान कोशिका द्रव्य से बनी हुई संरचना होती है। यह आवेग को सोमा से दूर लेके जाती है और तंत्रिकाक्ष एक सुरक्षित माइलिन आच्छाद से ढका हुआ रहता है, अर्थात माइलिन शीट से ढका हुआ रहता है। तंत्रिका अंत की बात करें तो यह पतली शाखानुमा संरचना को न्यूरॉन का अंतिम भाग कहते हैं जिसे एक्सॉन भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के तीसरे भाग की बात करते हैं, वह है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें तो मनुष्य के शरीर में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर जो गुच्छे होते हैं उन गुच्छों से मिलकर बना होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये हमें पता होना चाहिए। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अर्थात सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र अर्थात पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस टॉपिक को हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, अर्थात परीक्षा में यदि यह प्रश्न आता है तो हम इसको आसानी से कर सकें। अब बात करते हैं, पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर इस चित्र को हम आसानी से समझा देंगे आपको। सबसे पहले डिटेल की बात करें तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है। मनुष्य के शरीर में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र दुख की स्थिति में काम आता है। यदि आपको व्यक्ति दुख की स्थिति में होता है तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करना शुरू कर देता है। मनुष्य के शरीर में दुख की स्थिति में जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है तब मनुष्य के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, अर्थात जब व्यक्ति दुखी होता है। पहली बात, उसके मुंह में लार कम आती है, अर्थात उसका मुंह सूख जाता है। मुहावरा भी होता है मुंह सूख जाना, अर्थात घबरा जाना। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बढ़ने लगता है, अर्थात ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ने लगती है, सांस लेने की दर भी बढ़ने लगती है, पसीना ज़्यादा आने लगता है। ये हम देख रहे हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के लक्षण। इसके बाद बात करते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का जस्ट उल्टा होता है, अर्थात बात करें परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की तो मनुष्य के शरीर में परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सुख की स्थिति में या सामान्य स्थिति में काम करता है। मनुष्य के शरीर में सुख की स्थिति या सामान्य स्थिति में जब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है तब मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, अर्थात जस्ट उसका उल्टा होगा। लार अधिक आने लगेगी, ब्लड प्रेशर रक्तचाप सामान्य रहता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हार्ट रेट भी सामान्य रहती है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। श्वसन दर भी सामान्य रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। और पसीना भी सामान्य रहता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चित्र के माध्यम से हम इसको देखें तो चित्र के माध्यम से यह है हमारे पैरासिम्पैथेटिक और ये सिंपैथेटिक है, ठीक है। तो इसमें जो लक्षण है वो लक्षणों को हम देख सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसमें घबराहट की स्थिति है, घबराहट की स्थिति में हमारे मुंह की लार कम हो जाती है, स्लो हार्ट बीट हो जाती है, जो हमारे जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं, और भी कई देख सकते हैं जैसे स्टिमुलेट हो जाता है बाइल निकलना, हमारे इनहिबिट हो जाती है, लार कम निकलना शुरू होती है, जो हमारी एक्सेलरेट हो जाती है हार्ट बीट, अर्थात हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। डायबिटिक ब्रोंकाई, डायलेट ब्रोंकाई अर्थात फेफड़े फैल जाते हैं। इस तरह से हमारी डायलेट पिपल्स अर्थात आँख की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती है। तो इस तरह हम चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। वैसे डिटेल में इसको ठीक से समझाया गया है। आगे हम बात करते हैं मनुष्य के अंग मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के बारे में बात करें तो मस्तिष्क मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का अग्र भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है और यह 3 भागों से मिलकर बना होता है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसिफेलोन, अर्थात घ्राण पिंड जिसे ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं, सेरिब्रम जिसे मस्तिष्क कहते हैं, डायनसेफेलोन जिसे अग्र मस्तिष्क पश्च कहा जाता है। सबसे पहले आता है ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड। अग्र मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग घ्राण पिंड कहलाता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है उसका सबसे आगे का भाग क्या कहलाता है? घ्राण पिंड। मस्तिष्क के दोनों ओर प्रमस्तिष्क गोलार्ध से एक पिंड निकला होता है जिसे घ्राण पिंड कहा जाता है। अब घ्राण पिंड काम क्या करता है? मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क भाग का घ्राण पिंड भाग मनुष्य के शरीर में सूंघने का कार्य करता है, अर्थात सूंघने की शक्ति घ्राण पिंड के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ये हमारे मनुष्य के मस्तिष्क का चित्र है जिसे स्क्रीन रोक कर आप देख सकते हैं।
इस चित्र को बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये हमारे फ्रंटल लोब है, ये कॉर्पस कैलोसम अर्थात ये जो संरचना है जो मैं आपको लाल कलर से दिखा देता हूँ। ये जो संरचना है ये कॉर्पस कैलोसम है। ये हमारे थैलेमस है, थैलेमस अर्थात ये छोटी सी गोल संरचना ये थैलेमस है। ये सेरिब्रम है, सेरेब्रम है। ये पीनियल ग्लैंड है, पीनियल काय, पीनियल ग्लैंड भी कह सकते हैं इसको। ये हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, छोटी सी पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको आप देख सकते हैं। ये छोटी सी पिट्यूटरी ग्रंथि है और हमारे बाकी चीज़ें सेम है जिनको आप, ये मेडुला है, ये छोटा सा मेडुला है, ये इस तरह बना हुआ है, इसको मेडुला कहेंगे। तो इस तरह हमने मस्तिष्क के चित्र के बारे में देखा। आगे आता प्रमस्तिष्क के बारे में, अपन अग्र मस्तिष्क के बारे में हमने देख लिया। अब आगे आता प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क की बात करें जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क का मध्य भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। अग्र मस्तिष्क के मध्य भाग प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क होता है। सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है, अर्थात मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क के 2/3 भाग में क्या होता है, सेरिब्रम होता है। अर्थात मनुष्य का जितना भी शरीर मस्तिष्क होता है उसका 2/3 भाग किससे मिलकर बना होता है, सेरिब्रम से। प्रमस्तिष्क 2 आधे गोलों का बना होता है, अर्थात प्रमस्तिष्क में 2 आधे गोले होते हैं। प्रमस्तिष्क जिन आधे गोलों का बना होता है उन गोलों को प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी कहा जाता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध की बात करें, प्रमस्तिष्क गोलार्ध आपस में एक पट्टीनुमा संरचना से जुड़े होते हैं और जिस पट्टीनुमा संरचना से जुड़े होते हैं उसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। अर्थात प्रमस्तिष्क गोलार्ध आपस में एक पट्टीनुमा संरचना से जुड़े होते हैं जिसे क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध की। तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध की सतह समतल नहीं होती है, इसमें अनेक उभार और गर्त पाए जाते हैं जिससे मस्तिष्क का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अर्थात मस्तिष्क के सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रमस्तिष्क के क्या कार्य हैं? मनुष्य का प्रमस्तिष्क भाग मनुष्य के शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, इस तरह की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग मनुष्य की याददाश्त, लिखने की क्षमता, बुद्धिमत्ता और एकाग्रता को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के तीसरे भाग की बात करें तो यह है अग्र मस्तिष्क पश्च वाला भाग, जिसे डायंसिफेलोन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग अग्र मस्तिष्क पश्च कहलाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग का सबसे निचला भाग अग्र मस्तिष्क पश्च कहलाता है। इसकी 3 सतह होती है, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। 3 सतहों से मिलकर डायंसिफेलोन बनता है। अब डायंसिफेलोन के क्या कार्य, अर्थात अग्र मस्तिष्क पश्च के क्या कार्य हैं? मनुष्य के मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क पश्च भाग अति वृद्धि करके आंख में प्रवेश कर जाता है और आंख में रेटिना का निर्माण करता है। कौन? अग्र मस्तिष्क पश्च अर्थात डायंसिफेलोन हमारे आंख के रेटिना का निर्माण करता है। फिर बात करते हैं थैलेमस की। थैलेमस जो अग्र मस्तिष्क पश्च है उसको पृष्ठीय सतह को थैलेमस कहते हैं। थैलेमस क्या कार्य करता है? यह मनुष्य में स्पर्श और स्पर्श से संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण करता है। थैलेमस क्या करता है? स्पर्श तथा स्पर्श से संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दूसरा एपिथैलेमस है। एपिथैलेमस क्या करता है? यह ऊपरी सतह को एपिथैलेमस कहते हैं। तीसरी हाइपोथैलेमस है, निचली सतह को हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है? हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस मनुष्य के शरीर के ताप का भी नियंत्रण करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस मनुष्य के शरीर में भूख, प्यास, नींद और लैंगिक उत्तेजना का नियंत्रण करता है। हमने प्रमस्तिष्क देख लिया, अब मध्य मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। मध्य मस्तिष्क के बारे में बात करें तो मनुष्य के मस्तिष्क का मध्य भाग मध्य मस्तिष्क कहलाता है और यह 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। मनुष्य में मध्य मस्तिष्क के ऊपरी 2 पिंड देखने में सहायता करते हैं तथा निचले 2 पिंड सुनने में सहायता करते हैं। ऊपरी पिंड तो क्या करते हैं? देखने में सहायता करते हैं और निचले पिंड क्या करते हैं? सुनने में सहायता करते हैं। फिर पश्च पिंड की बात करें या पश्च पिंड या पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क के बारे में बात करें तो मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे निचले अंतिम भाग को पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है और पश्चिम मस्तिष्क भी 3 भागों से मिलकर बना होता है, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिब्रम, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। पहला आता पोन्स। पोन्स किसे कहेंगे? मनुष्य के शरीर में श्वसन का निर्धारण
मेडुला ऑब्लिगेटा और पोन्स के द्वारा किया जाता है। पोन्स में श्वसन के लिए न्यूमोटैक्सिक के सेंटर या न्यूमोटैक्सिक केंद्र पाए जाते हैं। दूसरा मेडुला ऑब्लिगेटा की बात करें। मेडुला ऑब्लिगेटा मनुष्य के शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, अर्थात जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, उल्टी आना, भोजन का पाचन, मूत्र का निर्माण, इन सब में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, अर्थात ये हमारी अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं। इनका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा में श्वसन के लिए श्वसन केंद्र भी पाए जाते हैं, जो हमने अभी देखे थे। पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा दोनों में श्वसन केंद्र पाए जाते हैं, अर्थात ये श्वसन का निर्धारण करते हैं, नियंत्रण भी करते हैं। मेडुला ऑब्लिगेटा से एक धागीनुमा संरचना निकलती है, जिसे मेरुरज्जु कहा जाता है। मेरुरज्जु मनुष्य के शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रिया हम जानते हैं किसे कहते हैं। जैसे किसी गर्म वस्तु के हाथ लगाने पर हमारा मस्तिष्क उस क्रिया को नहीं करता, बल्कि मेरुरज्जु ही उस क्रिया को करता है और हमारा हाथ तुरंत उस गर्म वस्तु से हट जाता है। कभी हम गिरते हैं तो हम तुरंत ही संभलने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं जिसमें हमारा मस्तिष्क निर्देश नहीं देता है, जबकि निर्देश कौन देता है? मेरुरज्जु के द्वारा दिया जाता है, वो सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क की बात करें तो मनुष्य के मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क कहलाता है। सेरिबेलम को ही अनुमस्तिष्क कहा जाता है। अब सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क के क्या कार्य होंगे? सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क मनुष्य के शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क मनुष्य के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को कुशलता से कार्य करता है, ये इसमें कुशलता लेके आता है। फिर मेनिंजेसिस की बात करते हैं, अर्थात मस्तिष्क के ऊपर कुछ परतें पाई जाती है, तो उनको मेनिंजेसिस कहते हैं, जिन्हें झिल्लियाँ भी कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर 3 झिल्लियाँ पाई जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों तरफ पाई जाने वाली 3 झिल्लियों को मस्तिष्क झिल्ली या मेनिंजेज कहा जाता है। मस्तिष्क झिल्ली या मेनिंजेज मनुष्य के शरीर में मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क को सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है। अब द्रव की बात करें तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे द्रव भी कहते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात करें तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के चारों तरफ पाए जाने वाले मेनिंजेज या झिल्लियों के द्वारा एक द्रव का निर्माण किया जाता है, जिसे प्रमस्तिष्क द्रव कहते हैं। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव ही मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को पोषण प्रदान करता है। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सुरक्षा भी देता है। अब मेनिंजाइटिस की बात करते हैं, एक रोग है, अर्थात मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क झिल्ली या मेनिंजेज में अगर सूजन हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। इंसेफेलाइटिस की बात करें तो मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क तथा मस्तिष्क के किसी भाग में सूजन आ जाना क्या कहलाता है? इंसेफेलाइटिस कहा जाता है, लाइटिस कहा जाता है। तो इस तरह हमने आज मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा, मस्तिष्क तथा मस्तिष्क के भागों के बारे में पढ़ा, तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा और तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में हमारा उद्देश्य था कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देना और पढ़ने वाले बच्चों का कम से कम समय खराब करना जानकारी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।